हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए। सभी बच्चे एक बार जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और बता दीजिए कि आप लोग सही है कि नहीं। और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? अब यहाँ देखिए, सेंटअप एग्जाम से पहले हमने एक सीरीज चलाया था, आपको पता है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच का मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से ना बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी करवाई जा रही। यहाँ पे खास बात ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना है कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है, ध्यान रखना है प्यारे, यहाँ पे समझना है कि जिनकी तैयारी नहीं हुई ना, उनके लिए प्यारे बच्चों ये जो कोर्स होना है ना, ये आपके लिए एक वरदान है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डे 1 में क्या पढ़े थे, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री के डे 1 में, केमिस्ट्री के डे 1 में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री के डे 1 में पढ़े थे सॉलिड स्टेट, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पूरा जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है, पॉइंट नहीं पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि जितना भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो, और उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े थे। तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा, आपका तैयारी 40 दिन का जो ये मास्टर कोर्स है ना, इस 40 दिन में पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाने वाला है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि इसमें क्या पढ़ेंगे, ओनली सब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और ओनली ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं ना, जिनका सपना है कि हम यहाँ पे 450 नंबर या 480 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक वरदान है ही। लेकिन प्यारे बच्चों जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है, चौपट लाल है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए तो प्यारे ये वरदान है, 40 दिन में आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री प्यारे बच्चों खत्म करा दिया जाएगा, वादा है आपसे। चलिए, तो बहुत सारा बात हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको कब, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले, पैड ग्रुप में जुड़िएगा तब। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं ना, फटाफट मेरे प्यारे लाल जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। और यहाँ देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे 91 35 74 20 24, आप इस पे क्या कीजिए प्यारे, मैसेज करके जुड़ जाइए। मैसेज कीजिएगा, एक लिंक जाएगा, दबा के जुड़ जाइएगा। अगर यहाँ पे आप गर्ल हैं तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए हमारे पास, हम कॉल रिसीव करेंगे और आपको प्यारे बच्चे, आपका जो ग्रुप है उसमें हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, गर्ल्स को इस ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य नहीं है। तो ये तो हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इसका प्यारे बच्चों पीडीएफ चाहिए यहाँ पे, और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको प्यारे बच्चों पैड ग्रुप में जुड़ जाना है। पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप देखिए, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स से आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों पीडीएफ, उसका मिल जाएगा, जिसको तैयारी करके आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स 2024 बिहार एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लोग अंतिम प्रहार करने वाले, लास्ट है प्यारे बच्चों, 40 दिन का मास्टर कोर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 12th का फिजिक्स पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए तो रामबाण है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है ना, जितना आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है एग्जाम में वो एकदम क्लियर, उसके बाद से जितना ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव हम वादा करते हैं कि 100% इसका क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर का 40 दिन का कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं 80% करवा देंगे। और आपको बनाना कितना रह रहा है एग्जाम में, 50%, आराम से आपका हो जाएगा काम तमाम, बिल्कुल। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मास्टर कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये प्यारे बच्चों क्लास ना फ्री चलता है, फ्री क्लास चलता है। आइए सुबह में 5 बजे AM में और ये क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद से तुरंत ऑनलाइन टेस्ट इसका होता है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे डे 1 में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑल सब्जेक्टिव के साथ ऑल ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? बता दीजिए प्यारे, आप सब रेडी हैं तो एक बार वीडियो को तुरंत मार दीजिए शेयर, और आप लोग आइएगा सुबह, यहाँ पे डेली क्लास होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी था प्यारे बच्चों, क्योंकि जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना, वो बहुत परेशान है। आपका परेशानी हम दूर करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत आवेश के 2 मूल गुणों को नाम बताएं। क्वेश्चन कब पूछा गया, 2012 में। और भी पूछा गया है कि वैद्युत आवेश के 2 मूल गुण के नाम बताएं। प्यारे बच्चों, हम लिखना भूल गए हैं, क्यों? क्योंकि हमको ही सब करना पड़ता है।
इतना करेंगे, ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे कि कितना बार पूछा गया है ना, तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा। वैसे भी आपका 4-4, 5-5 क्लास कराना रहता है, अकेले कराते हैं, तो यहाँ पे ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि वैद्युत आवेश के 2 मूल गुणों के नाम बताइए। तो वैद्युत आवेश के 2 मूल गुण कौन कौन से होंगे? तो पहला तो जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। क्यों आवेश संरक्षित क्यों होता है? हम यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत के माध्यम से ये जानते हैं कि आवेश को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। आवेश हमेशा ब्रह्मांड में क्या होता है? सदैव संरक्षित होता है, वो प्राकृतिक होता है। यानी कहने का मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत से तो हमको ये पता चल गया कि आवेश हमारा क्या होता है? संरक्षित होता है। तो यहाँ पे आपको गुण ही ना लिखना है कि आवेश के 2 मूल गुण लिखे। तो पहला, आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है, ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं, ना कोई माइका लाल इसको बना सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा लिखना है कि आवेश क्या होता है? योगात्मक होता है। आवेश क्या होता है? आवेश एक योगात्मक होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आवेश एक योगात्मक होता है। तो यहाँ पे पहला हो गया कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। आपको क्यों बताएं? और उसी के माध्यम से यह भी हो गया कि आवेश से क्या होता है? योगात्मक होता है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया कि मूल गुण लिखे। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो वैद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखे। तो प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षित और आवेश क्या होता है? योगात्मक बोलिए या यहाँ देखिए योजत्या बोलिए, अभी क्या होता है? योज्यता बोलिए, बात सेम हो जाएगा। तो आप जो वो लिखना है वो लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसका पीडीएफ की बात करें प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ पैड ग्रुप में मिलेगा। जितने बच्चे यहाँ पे देखिए पैड ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं ना, चल नहीं रहा है सही से, जितने बच्चे पैड ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं ना, आप लोग को पीडीएफ कब मिलेगा? 9 PM में। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक निर्धारित समय है कि पैड ग्रुप में पीडीएफ आपको रात्रि को दिया जाता है बना के। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी पैड ग्रुप में जुड़े होंगे उनको 9 बजे तक यहाँ पे क्या होगा? क्लास का पीडीएफ ये मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि इसका पीडीएफ आपको प्राप्त होता रहे। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा। और जिनको यहाँ पे पैड ग्रुप में नहीं जुड़ना है, नहीं परचेस कर सकते, आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको क्या कीजिए, नोटबुक पे लिखते चलिए। लेकिन एकदम बहुत ही कम प्राइस का है, आप लोग परचेस कर लीजिएगा तो आपका लाइव बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आप देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। चैप्टर 1 का बताया ना, ऑल सब्जेक्टिव के साथ ऑल ऑब्जेक्टिव भी आपका करवाएंगे ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। वो एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहला काम आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया। आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ये लिख दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ना तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसे हम लोग नष्ट ही कर सकते हैं। वो इंसान के बस की बात नहीं है। उनके अनुसार क्या है कि ना तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांड में क्या रहता है? जो ब्रह्मांड है उसमें क्या रहता है? सदैव ही संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे ये उनका ही प्यारे बच्चों दिया हुआ है, किसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो चलिए इसका डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए 2020-2022 में पूछा गया, कहीं 2024 में ना पूछ दे। देखिए कि आप देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और इनके अनुसार क्या होता है? आवेश को ना तो कोई उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। और यह क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? ब्रह्मांड में क्या होता है? सदैव ही संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। बिल्कुल आपका 100% राइट है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसको लिखते चलिए। और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो लास्ट तक रुकिएगा, कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है हम आपको बताएंगे। चलिए आप देखिए कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। अब देखिए जो कूलम्ब का नियम है प्यारे बच्चों, इसकी सीमा पूछा जाता है बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बहुत बार 2 से 3 बार आया हुआ है, लेकिन वहीं हम ढूंढ के लिखने लगे ना तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, तो एक ही मेंशन करते हैं या 2। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि कूलम्ब के नियम के कौन कौन से सीमाएं हैं। तो पहली जो सीमा होती है कूलम्ब के नियम की कि ये बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। पहली जो नियम है, जो सीमा है कूलम्ब के नियम की, कि ये बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है प्यारे बच्चों, पॉइंट रूल के लिए ही ट्रू है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बिंदु, यहाँ देखिए पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है प्यारे बच्चों? ट्रू है, यानी ये बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। पहला इसका सीमा ये है। और इसकी दूसरी सीमा क्या है कि ये 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू कभी नहीं होगा।
10 की पावर -15 मीटर की दूरी के लिए यह नियम जो होगा 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कभी सत्य ये नहीं हो सकता है। और तीसरा नियम है कि यह जो प्यारे बच्चों इसका जो तीसरा सीमा है कि यह दूर के भी, या प्यारे बच्चों दूर के लिए भी ये सत्य नहीं है, एकदम दूर के लिए भी नहीं है, और 10 के पावर -15 मीटर से न्यूनतम के लिए भी ये क्या है, सत्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको तो सीमाएं बता दी, एक बार बता देते कूलम्ब के नियम की कौन कौन सी सीमाएं। तो कूलम्ब का यहाँ पर देखिए नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और यह दूर के लिए सत्य का अत्यधिक दूर यानी बहुत ज्यादा दूर होगा तब भी ये क्या होगा प्यारे बच्चों, इस नियम का पालन नहीं होगा। और यहाँ देखिए 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी रहेगा फिर भी इस नियम का पालन नहीं होगा। तो ये आपको लिखना है। जितने बच्चे पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर जो नंबर दिए हैं कॉल करके बात कर लीजिएगा। और जितने बच्चे प्यारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए नहीं करना चाहते वो वीडियो को क्या करेंगे, रोक रोक के वो लोग नोट करते चलेंगे। चलिए यहाँ देखिए यह एक सार्वत्रिक नियम है। चौथा लिख दीजिएगा कि यह एक प्यारे बच्चों क्या होता है, सार्वत्रिक नियम होता है। तो ये साथ में लिखते चलिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 का। यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत, यहाँ देखिए विद्युत धारिता चालक तथा यहाँ पे समविभवी सतह की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्यारे बच्चों क्या परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है और समविभवी सतह बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला जितना भी बल होता है ना, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो भी बल होगा उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए कितना मस्त इसका डिफिनेशन है, कैसे लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जबकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, बाबू ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, तो देखिए इकाई धनात्मक प्यारे बच्चों क्या आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र बराबर किसके होता है, तो वर्क यानी क्या प्यारे बच्चों सॉरी फोर्स बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F/Q होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बल बटा आवेश होता है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन प्यारे बच्चों अब पूछा गया है हमसे कि समविभवी सतह पूछा गया। तो समविभवी सतह क्या होता है, तो यहाँ देखिए यह सतह वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव हो, वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो विभव समान समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समविभवी सतह बोलते हैं। वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान हो, वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव हमारा क्या हो समान हो, उसे क्या कहेंगे, समविभवी सतह बोलेंगे। तो ये भी साथ में आप लोग लिख दीजिएगा। फटाफट से आप लोग इसको क्या कीजिए प्यारे बच्चे बनाते चले। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण यानी स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है। अब यहाँ देखिए इसका एक यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवहारिक अनुप्रयोग को बताएं। यहाँ देखिए ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको प्यारे बच्चे यहाँ पे बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, जो कि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चैप्टर 1 का ही है, तो हम आपको बताए ना चैप्टर 1 का जितना सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव आपको बतला दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग बताएं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या होता है, तो किसी वस्तु का यहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से बचाकर उसे खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से प्यारे बच्चों क्या बचाकर उसे खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रशिक्षण कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रशिक्षण का एक अनुप्रयोग क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका एक अनुप्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि बाहर की अपेक्षा, खुले मैदान की अपेक्षा प्यारे बच्चों आपको यहाँ देखिए किसके, तो यहाँ देखिए पेड़ के पास बैठना सुरक्षित रहेगा और गाड़ी में बैठना सुरक्षित रहेगा। क्योंकि क्या होगा, देखिए बड़े बड़े बिल्डिंगों पर देखते हैं कि एक रोड लगा होता है, हर रोड लगा होता है। वो किस लिए लगा होता है, जब बिजली गिरती है वो क्या करता है, उसको उस रड को वायर की मदद से जमीन में यहाँ पे अर्थ में क्या कर दिया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। क्योंकि जितनी भी वायुमंडलीय जो बिजली गिरती है ना, वो आसपास ना गिर के क्या हो, वो क्या करे, अपने अंदर लेके जमीन में भेज दें। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, देखिए 6 नंबर कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। अब देखिए वाह मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है इसका। प्यारे बच्चों मास्टर बैच है, जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना,
प्लीज इस प्यारे बच्चों क्लास को कीजिए सुबह वाला, आपका पूरा तैयारी का जिम्मेवारी हमारा, तो यहाँ पे आप लोग इसको फॉलो कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। बिहार बोर्ड 2019 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना है 2019-2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। तो किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को आपको परिभाषित करना है, तो किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाले, यहाँ पे किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। यानी आप देख लीजिए, आपको बताना है कि किसी सतह पर, सतह पे ही बताना है विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। तो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली, ये सतह है, इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखा की जितनी भी संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं क्या, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है विद्युतीय प्रवाह प्यारे बच्चों कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी सतह पर लंबवत, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय प्रवाह कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन है कि पारावैद्युत शक्ति क्या होता है। पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है 2010-2016 में, यानी वहीं आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, इसलिए तो बोले हैं इसमें कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव आपका 100% हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपका 80%, क्योंकि एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए पारावैद्युत शक्ति क्या होता है। तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कि पारावैद्युत मान जो होता है वो क्या हो जाए, पारावैद्युत माध्यम आचलक बना रहे, उसे क्या कहते हैं, पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये आपको साथ में याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पारावैद्युत शक्ति और अपेक्षित पारावैद्युतांक में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन एक आता है। तो पहले हम आपको बता दें कि पारावैद्युत शक्ति क्या होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कि पारावैद्युत माध्यम आचलक बना रहे, जहां तक कि पारावैद्युत माध्यम आचलक बना रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात अपनी रोधक क्षमता को खो देता है, पारावैद्युत शक्ति कहलाता है। यानी क्या, जो अपने रोधक को खो दे पारावैद्युत शक्ति कह देंगे। तो ये भी साथ में आपको याद करते रहना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है। तो अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ER से सूचित करते हैं। अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या कहते हैं, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक एप्सिलॉन, और यहाँ देखिए बटा निर्वात के अपवर्तनांक को यानी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बटा में क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और बटा में क्या, निर्वात में अपवर्तनांक के हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके अनुपात को यानी बटा को हम लोग अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 3 से 4 बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर 1 का ये सब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश की क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके मूल कारण बताइए। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, वो आवेश को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना चाहिए, आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए उसके इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका मूल कारण यह है, आपको क्या बताना है कि वैद्युत आवेश का मूल, यहाँ पे वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण के मूल कारण बताइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसका मूल कारण यह है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होना चाहिए ना, वो केवल पूर्ण गुणज में होना चाहिए, यही इसका मूल कारण है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 100 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 120 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ना कि यहाँ पे क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये हो। तो ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। तो वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण है कि इसका जो मूल कारण है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए वस्तु के एक दूसरे से, यहाँ पे क्या वस्तु से दूसरी वस्तु में, मतलब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वो क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्यारा बच्चों यहाँ सॉरी आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए 9 नंबर के स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण यहाँ देखिए वैद्युत प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी आंतरिक
क्षेत्र से बाहरी वैद्युत क्षेत्र को बचाया जाता है। आंतरिक क्षेत्र से बाहरी वैद्युत क्षेत्र, यानी कहने का मतलब वही होता है, आंतरिक क्षेत्र से बाहरी वैद्युत क्षेत्र। यानी क्या प्यारे बच्चों, घर में रह के हम लोग बाहर में जो गिरने वाली बिजली है उसको यहाँ पे रड लगा के नीचे से कनेक्ट करके उसको अंदर भेज सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। यानी उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण, यानी इसको फैराडे पिंजरा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र को कार्यवंती होने से रोक देता है। यानी गिरने से क्या करेगा, रोक देगा, वो अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा, जमीन के अंदर कर देगा, जिससे आंतरिक क्षेत्र के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसमें क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही होता है आपका स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण। अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर की विद्युतीय फ्लक्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी चैप्टर 1 का ये मास्टर कोर्स में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सब की सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। और इसका पीडीएफ पैड ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग पैड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग अंतिम मौका के लिए कम से कम ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको याद कर लेना है। यहाँ आप देख लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित या उपस्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स होगा वो प्यारे बच्चों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे खोखले गोलाकार चालक के अंदर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो शून्य होता है। ये आपको याद रखना है, तो वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ देखिए, वैद्युत फ्लक्स को विद्युतीय फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। विद्युतीय फ्लक्स एक यहाँ देखिए अदिश राशि है जिसके सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या के अनुपात होती है। तो इसी को तो हम लोग वैसे भी वैद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग नोट करते चलिएगा ना, तो आपके लिए बहुत फायदा है। और पैड वाले बच्चे को तो हाला में मतलब जितने बच्चे पैड ग्रुप में जुड़े हैं तो उनको तो ये मिल ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा जरूर और ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन आपको बताया गया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो आपको हर हालत में याद कर लेना है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कराने जा रहे हैं, तो आप लोग एक एक बच्चा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। सब्जेक्टिव में पता नहीं क्यों बच्चे टिक नहीं पाते, क्यों टिक नहीं पाते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ों में कहाँ बच्चे टिकते हैं। तो यहाँ पे ये मास्टर कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और फटाफट से कीजिए। डेली 5 बजे आइए, मात्र फ्री में क्लास हो रहा है, फ्री में 5 AM उठिए, क्लास कीजिए ये वाला। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान कभी भी 1 होता है। हवा में ER का मान कभी भी 1 होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान। क्योंकि आपके फिजिक्स के एग्जाम में ना चैप्टर 1 से चैप्टर 2 चैप्टर 3 बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो मान होगा वो होता है QE, यानी QE हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, जो कि आपको याद होना जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 शॉर्ट क्लास है जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको सब कराया जा रहा है। और डेली आपको क्लास करने आना है। जैसे अभी आपका 11 बजे भी रिवीजन का क्लास होगा आज, तो आप लोग आइएगा जरूर। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स हमने आपको बताया ना, वैद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा, तो आपको बताना है वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, वैद्युतीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1000%। तो यहाँ पे आपको इसको याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन किस संबंध Q = NE में। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से n का मान कौन संभव नहीं है। तो Q = NE दिया है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज ही होना चाहिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाए या तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पूर्ण गुणज हो तब प्यारे बच्चों क्या होगा, वो संभव होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन संभव नहीं है, तो पूर्ण गुणज जो संभव यहाँ पे जो पूर्ण गुणज नहीं होता है वो तो संभव नहीं है।
यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पढ़े हैं आप अभी उसी का ये आंसर देना। अगला यहाँ पे आ जाए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो बराबर होगा कितने के, तो ये प्यारे बच्चों होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो फटाफट प्यारे आप लोग लगाते चलिए। चैप्टर 1 तो आज आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो खुशियां मनाइए, सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता अगर ER है, देखिए पारावैद्युता बोलिए या विद्युतशीलता बोलिए, बात एक ही होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैद्युतशीलता अगर यहाँ पे ER दिया है तो क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपर्तनांक एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या बटा में निर्वात के अपर्तनांक को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपेक्षित पारावैद्युता बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप सही करते चलिए बाबू। अगला यहाँ पे आ जाएगी पानी का पारावैद्युत स्थिरांक। ये क्वेश्चन तो आया था ना प्यारे, अभी अभी आया था क्वेश्चन ये सब आपके एग्जाम में कि पानी का पारावैद्युता क्या कितना होता है। तो सब बच्चे मार के आए हैं कि पानी का पारावैद्युत क्या होता है 80 होता है। तो 80 पे आपको टिक करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ये जो क्वेश्चन है फाइनल के लिए है। ये सब क्वेश्चन फाइनल के लिए ध्यान रखना है इतना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आप क्या जवाब दीजिएगा प्यारे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है यहाँ पे क्या होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर क्या होता है कूलम। यहाँ पे क्या होता है इनवर्स 2 होता है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। ए वाला में मार रहे हैं, माइनस पे मार दीजिएगा ना पूरा आपका गलती हो जाएगा। -9 कभी भी मत मारिएगा, आपका गलती होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का जो बीमा होता है आपको पता है कि आवेश का बीमा होता है AT आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिए और सब बच्चे को बता दीजिए कि अब ये जो क्लास है ना मास्टर क्लास 5 AM में रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को भी ये क्लास कर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट का अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रक क्या होता है तो फैराडे प्रति मीटर होता है। क्या होता है फैराडे प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक फैराडे प्रति मीटर, यानी क्या हो जाएगा ये FM इनवर्स हो जाएगा। यानी जो M जाएगा ऊपर तो क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है इनवर्स में आ जाता है, यानी क्या FM इनवर्स हो जाएगा। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलें। अगला यहाँ पे आ जाएगी किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि यहाँ देखिए इनकी बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। अगर बीच का दूरी आधा हो रहा है तो विद्युत बल हमारा क्या हो जाएगा 4F हो जाएगा। तो 4F पे आपको टिक करना है, कुछ नहीं सोचना है, 4F आपको टिक करके आना एग्जाम में। बिल्कुल यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि जब किसी वस्तु को चार्ज देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था सेंटअप एग्जाम में आया होता है कि जब किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तब पूछा जा रहा है कि तब उसका प्यारे बच्चों द्रव्यमान क्या होगा। तो जब भी किसी वस्तु को चार्ज देते हैं ना तो या तो द्रव्यमान बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि कूलम्ब बल है। जो कूलम्ब बल, अब देखिए कूलम्ब, तो कूलम्ब बल कौन सा बल होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये केंद्रीय बल भी होगा और वैद्युत का भी बल होगा। कूलम्ब बल कौन कौन सा बल, केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों। तो सी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा दोनों, आपको मार देना है दोनों पे और दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी होगा। यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी तल क्या होगा। तो जो समविभवी तल होगा ना वो YZ की तल की दिशा में होगा, YZ की तल की दिशा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ बताइए जो स्थिर विद्युत क्षेत्र हो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षित। स्थिर है ना तो स्थिर है तो कभी भी क्या रहेगा संरक्षित रहेगा, स्थिर है तो क्या रहेगा कभी भी ये संरक्षित रहेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देखिए अगला है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा। यहाँ आप देखिए एक एकांकी चालक है, एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है। एक बार प्यारे आंसर लगाइए तो फटाफट से, और एक बार प्यारे वीडियो को शेयर और लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना ज्यादा बेहतरीन क्लास प्यारे बच्चों, इतना मस्त क्लास आपके लिए लाए हैं, आप लोग लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा। तो एकांकी चालक के लिए क्या हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कहाँ पे है
चलिए वो नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल विभव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल विभव हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आप लोग सही मार्क दीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि एक कूलम्ब आवेश होता है। एक कूलम्ब, देखिए एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक कूलम्ब जो आवेश होगा ना, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है 3 × 10⁻⁹ के बराबर। एक कूलम्ब आवेश 3 × 10⁻⁹ के बराबर होता है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर सब, यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक आवेशी चालक है, उसकी किसी भी यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो क्या होती है, सतह की कभी भी लंबवत गुजरती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होगी, ये आप लोग मार दीजिएगा। अगला आ जाएगी, यदि किसी खोखले गोलिया चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा। खोखले गोले चालक के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धन आवेश दे रहे हैं, धन आवेश देंगे तो उसके अंदर का प्यारे बच्चों भीतर का विभव क्या हो जाएगा, धनात्मक और क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे आपको मारना है धनात्मक और समरूप होता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर की, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब इसका क्या होगा। तो जब साबुन के एक बुलबुले को हम चार्ज देते हैं, साबुन के एक बुलबुले को चार्ज देंगे, तब पूछा जा रहा है कि आवेशित किया जाता है तब यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो ये क्या होता है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, तो बढ़ जाना पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज आपको टिक करके आना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक लिखिए, फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना भूल गए, इसमें है तो देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा एग्जाम में, आपको लिखना है किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब इंटू मीटर या सीएम होता है, यानी कूलम्ब मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा या सीएम बोलिए, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3 बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये 3 बार आया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हम लिखना भूल गए, लेकिन इसका डेफिनेशन बोल देते हैं, किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की जो दूरी का गुणनफल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट का विमाय क्या है, यानी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है ये बताइए। और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, जाके जरूर दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चों m इनवर्स L0, यहाँ देखिए क्या होता है, L के पावर -3 T के पावर 4 और A के पावर 2 होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, जो स्थिर आवेश है, आवेश गतिमान नहीं है, आवेश चुलबुला नहीं है, आवेश गति नहीं कर रहा है, आवेश क्या एकदम स्थिर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आवेश स्थिर है ना तो वो क्या करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। अगर वो स्थिर है तो वो केवल विद्युतीय क्षेत्र को ही उत्पन्न करेगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी क्या है, आवेश क्या है, गति कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, यानी आवेश गतिशील है। तब वो क्या करेगा, उस अवस्थाओं में क्या करेगा, ये विद्युतीय क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र, यानी सी वाला ऑप्शन में दिया होगा कि दोनों करेगा, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। तो यहाँ पे आपको दोनों मारना है, यहाँ पे आपको याद रखना है बोथ कौन, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगला यहाँ पे आज ये 25 नंबर कि मुक्त आकाश का प्यारे बच्चों पारावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन नॉट है, मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक को हम लोग सूचित ही एप्सिलॉन नॉट से करते हैं, तब पूछा जा रहा है कि तब क्या होगा, उसका मान कितना होता है। तो यहाँ पे कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका 100% सही होगा, आप इसे सही करते चलिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, ये देखिए 26 नंबर क्या पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या होता है, वेक्टर P गुणे वेक्टर E के समानांतर होता है, यानी ये वाला मारिएगा आपका सही होगा, बिल्कुल 1000% सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए विद्युतीय तीव्रता का बीमा होता है। विद्युतीय तीव्रता का बीमा क्या होता है ये बताइए। विद्युतीय तीव्रता है, बीमा क्या हो जाएगा, mLT के पावर -3 और A क्या होता है, I क्या होता है, इन्वर्स होता है।
तो ये आपको याद रखना है। विद्युतीय तीव्रता की विमा क्या होती है, mLT के पावर -3 और I इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाएगी कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर उसका विद्युतीय तीव्रता, तो हम क्या पढ़े थे कि तीव्रता क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्लक्स 0 हो सकता है, ये हम पढ़े थे ना। और क्षेत्र भी कुछ देर पहले पढ़े थे कि क्षेत्र भी शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा शून्य होता है, देखिए पहला तीव्रता शून्य होता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर, दूसरा फ्लक्स शून्य होता है, तीसरा क्षेत्र शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, तीव्रता, तो तीव्रता आपको शून्य मार देना है, क्या होता है शून्य, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे विभव पूछते कि विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मानना है कि धनात्मक और समरूप होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक विद्युतीय द्विध्रुव, यहाँ देखिए एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, भीतर का कुल फ्लक्स, तो हम यहाँ पे क्या पढ़े कि फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्लक्स जो होगा हमारा शून्य होगा, क्योंकि क्या है आवेश यहाँ पे क्या है, पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है, पृष्ठ के अंदर है। अगला यहाँ पे आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार हालांकि 2023 के एग्जाम में पूछा गया कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड, एक यहाँ क्या करता है बड़ा, यहाँ पे क्या करता है बूंद का निर्माण करता है। तो पूछा गया बड़े बूंद की धारिता आपको बताना है 20 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों फटाफट से एक बार जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट, पहले लाइक कीजिए, वन शॉट क्लास चल रहा है, सभी बच्चे को लाइक करना है और चैनल को जल्दी से जल्दी और सब्सक्राइब कर देना है। तो इतना काम कर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है सभी बच्चे को कि ये जो 5 बजे सुबह वाला क्लास है किसी को छोड़ना नहीं है, ये क्लास किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये क्लास कभी मत छोड़िएगा। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव करा दिए, ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब यहाँ पे क्लास कब होगा, 11 बजे क्लास होगा और अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चलिए बताते हैं कैसे ऑनलाइन टेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप लोग कैसे उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर दीजिए फटाफट से, यहाँ पे अगर पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24 PDF उसमें मिलता रहता है। यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं PDF। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आखिर आपको कैसे देना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे सर्च करने के लिए देगा, आपको लिखना है सिंपली ASK और BOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कर देना है। चलिए यहाँ देखिए आस्क बोर्ड लिखिएगा, यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड यहाँ पे लिखा होगा कोने पे, उसी पे टिक करना है। जैसे ही उस पे टिक कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी आपका खुल रहा है, खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आपका टेस्ट लगा होगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट आके दे सकते हैं। और यहाँ देखिए डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया है सभी बच्चों का। तो जो भी त्रुटि होना, तो यहाँ पे अंतिम मौका है आपके पास मिलाने का। तो ये डमी एडमिट कार्ड क्या कीजिए, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आइए और डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट प्यारे जरूर दीजिएगा, यहीं पे लगा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे मिलते हैं इसी अगली क्लास में। तब तक आप क्या कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आइए अब 11 बजे क्लास होगा, मस्ती में एकदम रिवीजन होगा।